কি খবর? ভালে আছে? ভালে আছে। আপনি ভালে আছে? वाले से कल चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ और 1000 से ज़्यादा स्कूल में बिजली नहीं थी। आसाम के सीएम ने आपको फोन ऑन किया कि नहीं? आप आसाम में विजिट लगा रहे हैं। आसाम के सीएम बार बार मुझे हर महीने यहाँ आना पड़ता है। मैं एमएलए हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम है, गुजरात कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा जो मोदी से टक्कर देंगे? तो वो चेहरा क्या इंडिया होगा? का जो फॉर्मेशन है वो और वी द पीपल ऑफ इंडिया। मोदी जी के चेहरे में से कौन सी खूबसूरती है? मुझे लगता है वो तो भारत के नील आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या? मोदी जी कहाँ साइंस पढ़े हैं? उनकी तो डिग्री का ठिकाना नहीं है। गुजरात मॉडल सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो अमृतकाल नहीं है देश में अभी। ये तो विषकाल है। किसानों के लिए विषकाल, मजदूरों के लिए विषकाल, महिलाओं के विषकाल। নমস্কাৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দি ক্ৰছ আৱাৰলৈ মই দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা, কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানী। জিগ্নেশ মেৱানীৰ সৈতে আমি কথা পাতিম দেশৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে। আমি জিগ্নেশ মেৱানীৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে जिग्नेश मेवानीक स्वागतम जनाई लैसो आमार ये अनुष्ठानत। जिग्नेश मेवानी सर आपको बहुत बहुत वेलकाम। केम छो? কি খবর? ভালে আছে? ভালে আছে। আপনি ভালে আছে? ভালে আছে। ओके, तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँगा। तो कैसा रहा यहाँ का सफ़र? अब तक तो अच्छा रहा। असम के लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से एक इनोसेंट एमएलए को बिना कोई रीज़न एक कम्प्लीटली फॉल्स और फ्रिवलस केस में जेल में डाल के रखा, 2 फर्जी मुकदमे किए। और जब मुझे बेल मिला, जब मुझे जमानत मिला, तब जुडिशरी ने साफ तौर पे कहा कि एफआईआर गलत है, फर्जी है, फैब्रिकेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है और जानबूझकर जिग्नेश मेवानी को जेल में डालने के लिए ही ये पूरा प्लानिंग बनाया गया था। मतलब कि ये पूरा राज्य की सरकार का, यहाँ की असम की सरकार का एक कॉन्स्पिरेसी था। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यहाँ पर जो स्कैम हो रहे हैं उसके ऊपर सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी। कल चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ और 1000 से ज़्यादा स्कूल में बिजली नहीं थी। बेरोजगार युवा को रोजगारी नहीं मिल रही है, सड़कें अच्छी नहीं बन रही है, टोल टैक्स में बहुत टैक्स ले रहे हैं लेकिन सड़क अच्छी नहीं बन रही है। ये सब सवालों को छोड़कर गुजरात के एमएलए को पकड़ना है, क्योंकि अपने पॉलिटिकल बॉसेस को या आरएसएस को प्लीज़ करना है। तो ये असम की जनता देख रही है और मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, असम की पुलिस से नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री से नहीं है। मैं तो असम के गरीबों का हमदर्द हूँ। गुजरात के गरीबों की ओर से, गुजरात के किसानों और मजदूरों की ओर से, गुजरात के युवाओं की ओर से, असम के युवाओं के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। तो आसाम के सीएम ने आपको फ़ोन ऑन किया कि नहीं? आप आसाम में विजिट लगा रहे हैं। असम के सीएम यहाँ की जनता को फ़ोन करके हाल पूछ ले तो दैट इज़ इनफ। हमें फ़ोन नहीं करेंगे तो चला गया। हमारा एक ही कहना है कि हमें परेशान न करें। अच्छा, तो आप परेशान हो रहे हैं? ऑब्वियसली ये बिना फिजूल का यहाँ पे आना। सिर्फ जिग्नेश मेवानी नहीं है, केवल जिग्नेश मेवानी নহয়, পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু এইদৰে কেইবাগৰাকী নেতাক অসম আৰক্ষীয়ে শ্ৰীনিবাসনক অসম আৰক্ষী গৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনাৰ এক ধাৰা आरंभ হৈছিল। तो आपको क्या लगता है जो आसाम पुलिस पूरा एक्टिव हो गया है, आसाम पुलिस बाहर में जाता है, दूसरे स्टेट में जाके दूसरी स्टेट से कुछ नेता लोगों को गिरफ्तार करने का ट्राई करता है, तो क्या आपको यह क्या लगता है आसाम पुलिस का ये काबिलियत है या कुछ पॉलिटिकल स्टैंड, क्या लगता है आपको? मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इस करने से क्या हासिल होगा। मेरे पर 2 मुकदमे दर्ज कर दिए, क्या हो गया? पूरे देश की जनता के सामने आपका कैरेक्टर एक्सपोज हो गया ना। जुडिशरी ने आपकी धुलाई की, आपकी सरकार को कहा कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इतना ग्रेविटी है इस केस का, मेरे बारे में कहा जेएमएफसी कोर्ट ने कि इतना ग्रेविटी है इस केस का कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप आसाम को डेमोक्रेसी का भाग बनाना चाहते हैं या पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट को इस केस को सीधा अपने मॉनिटरिंग में ले लेना चाहिए। तो इतना ये जो जुडिशरी का जो सारा कमेंट्स आया, मीडिया ने जिस प्रकार से रिपोर्टिंग किया, पूरे देश में मेरे समर्थन में जो जन आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसे आसाम की सरकार की आबरू तो नीलाम हुई। बावजूद उसके
फिर श्रीनिवास जी को टारगेट किया, फिर पवन खेरा जी को टारगेट किया। तो ये कोई पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बन रहा है क्या? व्हाट इज़ द पॉइंट? उसका मतलब क्या है? आसाम के जो लोग हैं उसका काम करो, जितने भी सरकारी पद यहाँ खाली पड़े उसमें भर्ती करो, नई एग्रीकल्चर को अच्छी पॉलिसी लेकर आओ। यहाँ जो भी सवाल है आम जनता के, पब्लिक हेल्थ के हो, एजुकेशन के हो, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के हो, बराक वैली से इतना इलीगल माइनिंग होता है, ये सारे सवाल है, ये कोई नहीं है। और पवन खेरा को टारगेट करना है, श्रीनिवास को टारगेट करना है, जिग्नेश मेवाणी को टारगेट करना है, इससे आसाम का क्या भला होगा? तो आपको क्या क्या लगता है, ये सीएम का कुछ पॉलिटिकल स्टैंड है कुछ माइलेज लेने के लिए? वो तो उनको पता, क्या वो पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं हमें पता ही नहीं है। बार बार मुझे हर महीने यहाँ आना पड़ता है, मैं एमएलए हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम है, गुजरात कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आपने अपना एफआईआर क्वॉश करने के लिए हाईकोर्ट में जो पिटिशन नहीं डाला है, जो आप डिस्चार्ज का पिटिशन फाइल करने वाले कोर्ट के अंदर। तो ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ के बाद पूरे इंडिया में अगर कोई हिंदू बॉय का पोस्टर है तो अब असम का सीएम है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। तो आपको क्या लगता है गुजरात में उनका चेहरा कैसा है? ये आसाम की ट्रेडिशन नहीं है। जो हाजो नाम की जो जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं, वो असली आसाम है, वो आसाम की ट्रेडिशन है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आसाम। कम्युनल स्टेटमेंट करना, समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करना, ये जो आरएसएस और बीजेपी की लाइन है, उससे आसाम का, गुजरात का, देश का कभी भला नहीं होगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के चार सिपाही, हमारा यही लाइन है। तो आपके कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछ लेता हूँ, आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो इंडिया अलायंस के बारे में कुछ मुझे अब सवाल पूछना है। इंडिया अलायंस को लेकर बहुत ही होपफुल हूँ, जेन्युइनली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और जिस प्रकार से सारे विपक्षी दल और सारे विपक्षी दल के नेताओं को, न केवल मुझे, सारे नेताओं को जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, इनके माध्यम से जो टारगेट किया है, तो सारे लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त यूनिटी खड़ी हुई है। और राहुल गांधी को जिस प्रकार से डिस्क्वालीफाइड किया, सो दैट वाज अ मैसेज फॉर एवरीवन एंड इट हैज़ ब्रॉट ऑल द पीपल टुगेदर। उसके कारण सारे लोग साथ में मिलकर आए और मुझे बहुत उम्मीद है कि 2024 में आसाम में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा और पूरे देश में मिलेगा। देखिए बीजेपी बोल रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही उन लोगों का प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होंगे। तो विपक्ष में कौन होगा, वो कॉमन सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे भी। तो वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा जो मोदी से टक्कर देंगे? तो वो चेहरा इंडिया होगा का जो फॉर्मेशन है वो, और वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है चेहरा। कोई चेहरा नहीं होगा। कोई एक इंडिविजुअल क्या चेहरा होता है? मोदी जी के चेहरे में से कौन सी खूबसूरती है? राइट? ये सारे लोग हैं, सारे विपक्षी दल के लोग जो साथ में बैठे हैं, वो कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे वो चेहरा। तो इंडिया अलायंस में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत नहीं इंडिया का अलायंस, ये इंडिया नाम का अलायंस मोदी, आरएसएस और भाजपा नाम के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, ये जवाब मुझे जानना है। क्योंकि पूरे देश में जो इंडिया अलायंस जो अलायंस हो रहा है, बहुत सारे स्टेट में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है जो इंडिया अलायंस में शामिल है। तो जब इलेक्शन आएगा, तो इलेक्शन के जब जो सीट का बंटवारा होगा, तो उसमें कुछ दिक्कतें नहीं आएंगे उसमें? हाँ, एवरीथिंग मे नॉट बी स्मूथ, लेकिन थिंग्स विल फॉल इन इट्स प्लेस। सब अपनी जगह पे आके वो हो जाएगा। तो कितना होपफुल क्या हो कि इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। धीरे धीरे हवा का रुख बदल रहा है। अच्छा। और जनता में भी ये रियलाइजेशन है कि मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बुलेट ट्रेन कहाँ है? नए बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार मिलेगा, कुछ नहीं। लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी चंद्रयान को वो पे लैंडिंग, स्मूथ लैंडिंग करवा दें। मुझे लगता है वो तो भारत के नील आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या? चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग हमारे इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट सालों की, दशकों की तपस्या के बाद करवाया है। मोदी जी कहाँ साइंस पढ़े हैं? उनकी तो डिग्री का ठिकाना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अपोलो मिशन के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ख्याति हुई, लेकिन भारत में चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद साइंटिस्ट की नहीं, मोदी जी खुद क्रेडिट ले रहे हैं। ये नार्सिसिज्म है।
तो देख रहा है कि आसाम के बारे में आता हूँ। आसाम में यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है AIUDF, बद्रुद्दीन अजमल का एक पार्टी है उसमें। तो यहाँ पे वो ओपोजिशन के रोल पे है, वैसे थ्योरेटिकली ओपोजिशन के रोल में है, लेकिन इंडिया अलायंस में हो या आसाम में जो ओपोजिशन यूनिटी जो है 11 दल का एक ओपोजिशन यूनिटी यहाँ पे बन चुका है, तो वहाँ पे वो बद्रुद्दीन अजमल को एक साथ नहीं ले रहे हैं। तो बद्रुद्दीन अजमल के बारे में आपको कुछ टिप्पणी करनी है, कुछ बोलना है आपको उनके पार्टी के बारे में, कुछ आपको नॉलेज है? नहीं, मैं तो ज़्यादा परिचय है नहीं। और यहाँ का हमारे जो PCC प्रेसिडेंट है, यहाँ की पूरी कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो साथी है, वही बैठकर डिसीजन लेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना या नहीं जाना। मैं उसके ऊपर कमेंट करूँ तो वो ठीक नहीं है। फिलहाल बीजेपी में देख रहा है, यहाँ पे बीजेपी में फिलहाल ये दो चार दिन में बहुत ज़्यादा अंदर में हलबली मची है, क्योंकि उन लोगों का जो सीनियर लीडर है, जो दरकिनार लगा दिया गया है उन लोगों को, जो बहुत पहले से यहाँ पे बीजेपी में है। लेकिन जो लोग 2015 में 15 से हो या उसके बाद में जो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के हाथ में फिलहाल बीजेपी का हर पावर, हर कमेटी का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में है। और इसलिए जो ओल्ड बीजेपी है, जो पुराने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा खफा हैं और वो यहाँ पे एक बहुत हलचल, मतलब कि यहाँ की बीजेपी के अंदर भी हमारे कांग्रेस के लोग ही राज कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वैसा हो रहा है यार। तो उसके एक ऑब्वियस रिएक्शन तो आएगा उसका। उसके अंदर आपसी टकराव भी हो गए, ईगो क्लैशेस हो गए, लेग पुलिंग हो गया, जेलसी होगी, एंड दैट इज़ नेचुरल। अच्छा, गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में गुजरात मॉडल के हर बारे में वहाँ पे चर्चा होता है। 2 दिन पहले आपका इंटरव्यू मैंने पढ़ा हूँ, आपने बोला है कि वह गुजरात के जो दलित है, दलित विक्टिम्स के घर में वहाँ के CM एक बार विजिट नहीं करते हैं। तो आपको वहाँ पे कैसा हाल है? गुजरात मॉडल सबसे बड़ा फ्रॉड है। गुजरात में 100 में से 40-45% बच्चे माल नरिश्ड, कुपोषित है। 100 में से 55% बहनें एनीमिक है। लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। सरकारी स्कूल में टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही। खाली पड़े सरकारी पदों में कोई भर्ती नहीं हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है। कॉन्ट्रेक्चुअल ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग में लाखों मजदूरों का शोषण हो रहा है। मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करने में गुजरात टॉप पर है। कास्ट वायलेंस आदिवासी दलितों के ऊपर बहुत बढ़ रहा है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से निकाल कर उसको लड्डू खिलाए, उसका सम्मान किए। ये गुजरात मॉडल। 20 साल से नर्मदा की कैनाल का दलितों का क्या हाल है वहाँ? दलितों की हालत बहुत ही खराब है। लंबी मूछ रखे दलित तो मारते हैं, घोड़ी चढ़ने नहीं देते, मंदिर में एंट्री नहीं है, टेंपल एंट्री नहीं है, कुएं में से पानी भरने नहीं देते। अनटचेबिलिटी 98 फॉर्म्स की है। अभी का हाल है ये, अभी तक In today's Gujarat, there are 98 forms of untouchability still prevalent, still prevailing. जैसे कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहा है, 2 कुएं में से पानी भरने नहीं दे रहा है, 3 हाथ से छूता नहीं है, 4 खाट पे बैठने नहीं देता है। ये जो फॉर्म्स है अनटचेबिलिटी के, 98 फॉर्म्स है गुजरात में, और सरकार उसके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रही है, कोई ऑफेंस दर्ज नहीं कर रही है। जो दलितों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है उसको रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही है कि भाई ये गलत है, डोंट डू दिस। ये भी हमारे फेलो सिटीजन है, हमारे भाई है। ऐसा एक जो डायलॉग होना चाहिए, सरकार की ओर से ऐसा प्रोग्राम आना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, कुछ नहीं है। दलितों को वहाँ मारे काटे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मणिपुर का संघर्ष के बारे में आपको पता होगा, मणिपुर में बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है। फिलहाल थोड़ा बहुत अभी सुधार रहा है, लेकिन बहुत सारा मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है। मणिपुर का जो हो रहा है ये गुजरात मॉडल। गुजरात में दलितों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ जब भी एट्रोसिटीज़ हुए, मोदी जी चुप रहे। मणिपुर में भी ये महिला के साथ जो हुआ, हमारी बहन के साथ जो हुआ, भारत की बेटी के साथ जो हुआ, मोदी जी चुप रहे। एक 36 सेकंड का आप बोल रहे हो ऑडियो, कुत्ते के मरने पर ट्वीट करते हैं मोदी जी। मणिपुर में एक महिला को, हमारी बेटी को, हमारे देश की बेटी को, बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया। मोदी जी के आंख में से एक आंसू नहीं आए, वहाँ पूछने नहीं गए, वहाँ किसी को मिलने नहीं गए, और फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अमृतकाल नहीं है देश में अभी। ये तो विषकाल है। किसानों के लिए विषकाल, मजदूरों के लिए विषकाल, महिलाओं के विषकाल, आदिवासी, OBC, दलित, DNT उनके लिए विषकाल, मुसलमानों के लिए विषकाल,
बेरोजगारों के लिए विशाल, जीएसटी और नोटबंदी के कारण व्यापारियों के लिए विशाल, पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी दलों के लिए विशाल। इसके लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था, इसके लिए तो भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहादत नहीं दिए थे। मणिपुर के घटनाओं के क्रम में एक बात सामने आई है, देश को क्या आसाम से एक लीडर मिल गया है क्या? आपने गौरव गोगोई का भाषण सुना है वहाँ पे, उसके बाद गौरव गोगोई को CWC में मेंबर चुना गया है, आसाम का जो गौरव गोगोई जी है, तो देश को एक लीडर बन नहीं, मणिपुर के मुद्दे में और बाकी के मुद्दों पर भी गौरव जी ने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन ये पहली बात नहीं थी, वो सालों से बात को रख रहे, सालों से मुद्दे उठा रहे, और उनका एक पब्लिक स्पीयर में लॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबे अरसे से उनका काम है, उनका परफॉर्मेंस है बतौर कांग्रेस लीडर, बतौर कार्यकर्ता, और लड़ाकू आदमी है और इंटेलेक्चुअल है, आर्टिकुलेट है, अपनी बात को रख पाते हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि पार्टी में उनका स्टेचर बढ़ा है। आसाम से बोल रहे हैं वो बच्चा है, उनके बातों में उनको रिएक्शन नहीं देना है, गौरव गोगोई बच्चा है आसाम से। 2024 के चुनाव के नतीजे और आने वाले विधानसभा का चुनाव बताएगा। गुजरात में जो पॉलिटिकल क्या हाल है, वो आपका जो साथी है उनका नाम हार्दिक पटेल, हार्दिक ने क्या था उनका नाम? हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल, हाँ, वो तो अभी उनका हाल कैसा है? वो कुछ आप खबर लेते हैं कि नहीं? तो अभी भाजपा में है, खुश है, बढ़िया से अपने बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस का क्या हाल रहा है अभी? 2024 में टफ फाइट है, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस हम लोगों का डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। जो बीजेपी बोल रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल, तो उन लोगों का जो इंडिया अलायंस का जो चेहरा है, जो लीडर है, वो बीजेपी बोल रहे हैं कि एक मोदी है, दूसरे सारे में ऑल है, मोदी को सिर्फ क्षमता के लिए। सामने इंडिया खड़ा है, पूरा भारत खड़ा है, भारत का नौजवान खड़ा है, विपक्ष के सारे दल खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी हुई है, दलित, आदिवासी और ओबीसी है, सारे लोग मिलकर लड़ेंगे, जमकर मुकाबला होगा, और इस बार मोदी जी की घर वापसी होगी। मोदी जी के घर वापसी मतलब आएंगे वापस, 2024 में उनको चुनाव हरा के दिखाएंगे। गुजरात में चले का कॉम्बिनेशन जीतेगा, टीम इंडिया जीतेगी हमारी। तो क्या लगता है कितने सीट में वो जो इंडिया अलायंस ने? ऐसा आंकड़ा बोलना वो थोड़ी वो मोदी जी की तरफ फेंकने वाली बात होगी, तो मैं फेंकूंगा नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोग जीतेंगे, 24 में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और आपको दोबारा इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो आपका जो केस का जो अभी क्या स्टेज है, जो यहाँ पे जो केस? कल मुझे बारपेटा कोर्ट में अपने आप को पेश करना है। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, पेशे से मैं वकील भी हूँ, कानून की जो भी प्रक्रिया है मैं उसका सम्मान करता हूँ, न्यायतंत्र का सम्मान करता हूँ। तो कल मेरे सामने चार्जेस फ्रेम हो गए, मुझे उसके लिए अपीयर होना है, कल हियरिंग है, और मैं कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करूँगा। तो क्या जो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, तो 2024 में विपक्ष का मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पे? बेरोजगारी, महंगाई, देश में जो चल रही है कॉरपोरेट लूट, संसाधनों को औने पौने दाम पे बड़े बड़े कॉरपोरेट जायंट्स को दे देना, अपने मित्रों को सब कुछ देना और जनता को देना गैस का सिलेंडर। तो ये जो असली मुद्दे हैं देश की जनता के, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, यही असली मुद्दे, यही मुद्दे उठाएंगे। तो जम्मू कश्मीर एक्स गवर्नर जो कुछ बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है 2024 में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ हंगामा, पुलवामा जैसा कुछ अटैक हो सकता है, ज्ञानबा भी इशू हो सकता है, ये मुद्दा क्या रहेगा 2024? देखिए जो उनको कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए वो जो कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहे हैं। पुलवामा हमले के पहले हमारे नौजवानों ने, हमारे सैनिकों ने कहा था कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है, बावजूद उसके कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, और नतीजा ये आया कि हमारे सिपाही मारे गए, हमारे आर्मी के जवान मारे गए। तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मलिक साहब कह रहे हैं, इस बात को भारत सरकार को सीरियसली लेना चाहिए, देश की जनता को भी सीरियसली लेना चाहिए। दिस इज़ वेरी सीरियस। द एलिगेशंस